हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को एक सर्वे क्वेश्चन मिल जाएगा, उस पे जाके आप लोग वोट जरूर करना और मुझे बता देना कि आप लोग को नोवेल कौन सी सुननी है, क्योंकि एक बीडीटीएच ही नहीं है गाइस, बीडीटीएच से बढ़ के भी काफी सारी नोवेल्स हैं और जो मैं बीडीटीएच गॉडेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो फुल टू ठरकपंती वाली नोवेल है। खैर चलो अपन अपने जेड डायनेस्टी के एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। तो चलो मैं आपको पिछला एपिसोड थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना जियो फैन होता है उसका नाम घोस्टली हो गया था। साथ ही हमने एक सराय देखी थी जहाँ पे कुछ लोग 10 साल बाद ये बात कर रहे थे कि घोस्ट सेक्ट एक बार फिर से आ गया है और वो लोगों को मार रहा है और लूट रहा है। जिसके बाद हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर ओल्ड मैन को, जो कि उन सभी लोगों को उस टाइम की बात बताता है जब वहाँ पे फाइट हुई थी किंग युंग सेक्ट और घोस्ट सेक्ट के बीच में। साथ ही वो लोग जियोंग झाओंग जियो फेंग के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जियो फेंग ने ब्लड फॉरगर हॉल पर अटैक कर दिया था और वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारा था और काफी सारे लोगों को अपने में मिला लिया था, जिसमें उनका लीडर भी था, लीडर नियान। लेकिन एक बंदा जिसका नाम वाइल्ड डॉग था वो इसमें शामिल नहीं होता और मरने के लिए रेडी होता है, इसीलिए जियो फेंग ने उसे छोड़ दिया था। तो उसने बोला भी था तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जियो फेंग, जिसपे अपने जियो फेंग कहता है ये नाम मैं काफी साल पहले भूल गया था। साथ ही हमने लुओ को भी देखा था जो कि जियो फेंग को मिस कर रही थी। और इसके बाद हमें जियो फैन का दोस्त लिंग दिखाया जाता है जो कि 10 सालों से अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन के साथ। और उस ओल्ड मैन ने कहा था अब तुम्हें जाकर टोंगट्यांग पीक में देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे यंग जनरेशन के वॉरियर्स इकट्ठा हो रहे हैं और शायद कुछ नया होने वाला है, जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमने देखा था डाउ सुआन और उस ओल्ड मैन के बीच की बात। तो ये एपिसोड अब जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लिन जिंगयू जैसे ही क्रिस्टल हॉल टोंगट्यांग पीक में पहुंचता है तो काफी सारे लोग शॉक होते हैं। साथ ही बाकी सभी लोग भी लिंक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था किंग युंग सेक्ट का ये काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइबल है और यंग जनरेशन में लू और की हाओ के जैसा ही टैलेंटेड है। हालांकि इस टाइम पे की हाओ अब एक लीडर की पोस्ट संभालने वाला था। हालांकि की हाओ जैसे ही लिन जिंगयू को आते हुए देखता है तो काफी हैरान होता है और इसके बाद एक स्माइल के साथ उसका वेलकम भी करता है और उसे गले लगाता है। जूनियर ब्रदर लिन, आप तो मास्टर की निगरानी में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, आप यहाँ क्यों आए हैं। जिसपे लिन कहता है मैंने 10 सालों तक फाउंडर हॉल की निगरानी की थी, अब वो टाइम पूरा हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे मिलने के लिए चला आया, क्योंकि रास्ते में मुझे किसी ने गाइड किया था। लेकिन ब्रदर की हाओ मुझे यहाँ पे आपसे मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि तभी की हाओ हंसते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर ने हम सभी को यहाँ पे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि बात करने के लिए कोई जरूरी बात है। हालांकि वहाँ पे वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी ब्रदर सॉन्ग वहाँ पे आते हैं, जो कि लिन की तरफ देखते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर लिन, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा, आप काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लगता है कि आपकी पावर में और स्किल्स में काफी सारा अपग्रेड हुआ है ना। जिसपे लिंग जिंगयू सिर झुकाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ब्रदर सॉन्ग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ओल्ड ब्रदर क्या तुम अभी भी छोटे भाई को पहचानते हो। तभी कियाओ भी उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने अभी अभी बोला था। तभी कियाओ स्माइल करते हुए कहता है जूनियर ब्रदर जेंग, मैं भले ही किसी को भी भूल जाऊं, मैं आपको नहीं भूल सकता। और ये जो पर्सन आया था वो विंड वैली का टैलेंटेड डिसाइबल जेंग सूसू होता है। आप लोग को याद होगा कि जब जेड डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी तब एक बंदा जियो फैंग के मंकी के पीछे दौड़ रहा था कंपटीशन के टाइम पे और उसने अपना नाम बताया था सुसु, ये वही जेंग सुसु है। और इस टाइम पे जेंग के पीछे दो क्यूट फिगर्स होती है जो कि बैन मिन और सिस्टर लू होती हैं। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग लू की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन ब्रदर सॉन्ग बैन मिन की ओर देखते हैं और एक स्माइल पास करते हैं। ये देखकर सिस्टर बैन मिन स्माइल करती है और थोड़ा सा गुस्से से ब्रदर सॉन्ग की तरफ घूरती है। जिसके बाद जेंग सुसु की हाओ को एल्डर बनने के लिए और मास्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। जिसके बाद वो कहता है एल्डर ने हमें यहाँ पे बुलाया है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा मामला होना चाहिए। जिसपे की हाओ कहता है मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि बेस्ट डायरेक्शन में कुछ हुआ है और सेक्ट के चीफ मास्टर सेक्ट के यंग टैलेंटेड लोगों को वहाँ ले जाना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए। ये सुनकर काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड दिखाई देते हैं, लेकिन जेंग सुसु थोड़ा सा उदास दिखाई देता है। जिसपे कियाओ पूछता है ब्रदर जेंग क्या हुआ। जिसपे जेंग अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहता है यंग जनरेशन के टैलेंटेड डिसाइबल्स को माउंटेन में एक्सपीरियंस के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन ये मुझे अभी भी केवल एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। और इसके बाद वो और कियाओ एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही अपना मतलब समझ जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों लोग अपना सिर हिलाकर सीधा ही लू की तरफ देखते हैं और इस टाइम पे लू शांत खड़ी हुई थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। और इसके बाद वो अपने से थोड़ा दूर खड़े हुए लिन जिंगयू को देखती है और वो उसे ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो किसी के बारे में पूछना चाहती हो, लेकिन फिर भी वो अभी भी काफी दूर था। और ऑब्वियसली ये लोग जियो फैंग के बारे में ही बात कर रहे थे और लियो भी जेन फैन के बारे में ही पूछना चाहती थी। हालांकि तभी उस बड़े से हॉल में घंटियां बजना स्टार्ट हो जाती हैं और इसके बाद दाओ सुआन तुरंत ही मेन हॉल में आते हैं
और अपनी सीट में बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग तुरंत ही झुककर ग्रीट करते हैं, जिसपे दाओ क्सुआन कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाओ। जिसके बाद दाओ क्सुआन कहते हैं सुइक आप इन सभी लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसपे सुइक तुरंत ही उठकर खड़ा होता है और कहता है यस टीचर। और इसके बाद वो सभी डिसाइबल्स के बीच में आते हुए कहता है आज हम सभी लोग को यहाँ पे इनवाइट किया गया है क्योंकि एक चीज है जो कि हमारे किंग योंग सेक्ट के टैलेंटेड डिसाइबल को जानने और पूरा करने की जरूरत है। ये सुनकर तो भीड़ में खलबली मच जाती है। तभी वो कहता है हमने कुछ र्यूमर्स सुने हैं कि हाल ही में वेस्ट रीजन के अंदर अजीब व गरीब लाइट आसमान में कई दिनों से चमक रही थी और इसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पे काफी रेयर ट्रेजर आने वाला है और हमें उस चीज को प्राप्त करना होगा। साथ ही हमने ये भी सुना है कि इविल सेक्ट के लोग भी उस चीज के लिए वहाँ पे जा चुके हैं। ये सुनकर किंग योंग के सभी सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं गुस्से में एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं क्या। हालांकि तभी सुई काई स्माइल करता और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये खबर फैल गई, हमें अभी भी उस रेयर ट्रेजर को इविल सेक्ट के हाथों में नहीं आने देना है। इसीलिए हमारे किंग योंग सेक्ट ने जिसने हमेशा ही गुड फैक्शन को लीड किया है डिसाइड किया है कि हम सेक्ट से टैलेंटेड डिसाइबल्स को चूज करेंगे और उस जगह पे जाकर उन इविल लोगों को मारेंगे और उस चीज को अपने कब्जे में लेंगे। और इसके बाद वो थोड़ा रुक के कहता है जूनियर ब्रदर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि त्यानिन टेम्पल और फेंगजिन पवेलियन ने भी अपने डिसाइबल्स को वेस्ट रीजन में भेजा है और 10 साल पहले की बड़ी फाइट के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों फैक्शन हमसे अलग हो गए हैं और ये हमारे गुड फैक्शन के लीडर की पोस्ट पे नजर गड़ाए हुए हैं। और इतना कहना ही था कि सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किंग योंग सेक्ट का अपमान नहीं होने देंगे। जिसपे वो कहता है ये सही है, हमें इविल फैक्शन त्यानिंग टेम्पल और फेंगजिन पवेलियन के लोगों को अपनी पावर दिखानी चाहिए। जिसपे दाओ क्सुआन भी स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाते हैं। जिसके बाद सू इकाई कहता है इवल फैक्शन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जिसपे सभी हाँ पे जवाब देते हैं। जिसपे दाओ क्सुआन सू इकाई को कहते हैं जाओ और जाने की तैयारी करो। हालांकि उसी टाइम पे लिन किहाओ की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर क्या आप नहीं जा रहे हो। जिसपे किहाओ हंसते हुए कहता है ब्रदर लिन मैं नहीं जा सकता। हालांकि तभी लिन अचानक ही कुछ सोचते हुए कहता है एल्डर ब्रदर तो पहले ही हमारी ब्रांच के लीडर है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। जिसपे किहाओ उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट देंगे और अपना नाम बनाने के लिए आप रेडी होंगे। जिसमें लिंग जिंगयू स्माइल करते हुए कहता है एल्डर ब्रदर आप मजाक कर रहे हैं। तभी किहाओ स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर लिन मैं आपको सच बताऊंगा, 10 साल पहले एल्डर कैंग सॉन्ग ने हमारे किंग योंग सेक्ट को धोखा दिया था, जिससे हमारी बिग सॉ वैली इसको भी काफी नुकसान हुआ था और इस टाइम पे मुझे इसे संभालने के लिए यहीं पे रहना होगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप इस जर्नी में अपना बेस्ट देंगे और हमारी सॉ वैली को एक बार फिर से प्राउड फील कराने में मदद करेंगे। ये सुनकर लिंग जिंगयू तुरंत ही कहता है एल्डर ब्रदर आप चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसपे किहाओ स्माइल करता है। तभी ब्रदर सॉन्ग आगे जाकर कहते हैं तो इस बार लॉन्ग सॉ वैली जूनियर ब्रदर लिन को बाहर भेज रही है। जिसपे किहाओ स्माइल करता हुआ कहता है ये सही है, हालांकि मैं जानना चाहता हूँ बैम्बू वैली से कौन जा रहा है। जिसमें ब्रदर सॉन्ग हंसते हुए कहते हैं ऑब्वियसली ये मुझे होना चाहिए। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं हालांकि मेरी मास्टर की वाइफ ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे जूनियर ब्रदर दू विसू को जाने के लिए कहा है। हालांकि ब्रदर सॉन्ग जाते हुए किहाओ से कहते हैं मेरी एल्डर सिस्टर लिंगर मुझे लगता है कि वो भी बिग बैम्बू वैली में लौट आई है और वो कुछ दिन तक वहाँ रुकना चाहती है। जिसपे किहाओ भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ लिंगर पहले ही बिग बैम्बू वैली में लौट गई है और उसने कहा था कि वो अपनी माँ को मिस कर रही है और उस टाइम पे तो वो बिल्कुल मदर इन लॉ की तरह ही लग रही थी। लिंगर और किहाओ की शादी हो चुकी है क्या, चलो आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें बिग बैम्बू वैली दिखाई जाती है और इसके बाद हमें वो डॉग दा हुआंग और जियो फैन का मंकी जियो हुई दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। हालांकि 10 साल पहले जियो फैन जब उसने टोंग टियांग पीक को छोड़ दिया था तो वो कभी भी वापस नहीं आया और ये दोनों ही बीस्ट काफी ज्यादा उदास थे, खासकर जियो हुई क्योंकि वो हमेशा ही जियो फैन के साथ रहता था। साथ ही दा हुआंग के लिए भी ये बिल्कुल भी इजी नहीं था और ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन दोनों लोगों को जियो फैन के बनाए खाने की आदत थी। हालांकि ये दोनों ही जानवर उदास होकर पूरे ही दिन एक साथ खेलते रहते थे और रात के ये हमेशा ही जियो फैन के रूम की तरफ लौट आते थे जैसे कि वो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो। हालांकि ये कमरा सालों से खाली था और आज भी ये खाली ही रहता है। हालांकि इस टाइम पे दा हुआंग और जियो फैन का मंकी जियो हुई दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी दा हुआंग बैम्बू फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ देखता है और जियो हुई भी उसी डायरेक्शन पे देखता है जहाँ से हवा के टकराने की आवाज आ रही थी। और इसके बाद वो दोनों ही लोग उसी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए काफी डीप चले जाते हैं और उस जगह पे जाके रुकते हैं जहाँ पे पहली बार जियो फैंग ने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और इस टाइम पे वो देख सकते थे कि वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था जो देखकर जियो हुई और दांग हुआ वो दोनों ही लोग तुरंत ही उस पर्सन के पास चले जाते हैं और इस टाइम पे वो दोनों लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरीके से उस पर्सन की बॉडी से चिपक जाते हैं। हालांकि तभी वो पर्सन डॉग दा हुआ और मंकी जियो हुई को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो तुरंत ही जियो हुई को गले से लगा लेता है और इसके बाद वो स्माइल करते हुए नीचे देखता है तो दांग हुआ उसके पैरों को सहला रहा होता है। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है दोहांग क्या तुम ठीक हो।
हालांकि दो हांग बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो 2 बार सिर्फ बार्क करता है यानी भौंकता है और धीरे से अपना सिर और पूंछ हिलाता है। जिसके बाद वो पर्सन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ तुम दोनों अब भी मुझे पहले जैसा मान सकते हो। हालांकि तभी उस बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर अचानक एक फिगर कहती है, ये कुछ जानी पहचानी स्मेल है। और इसके बाद वो धीरे धीरे उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि वाइल्ड डॉग होता है, जिसे उस टाइम पे जियोफेंग घोस्ट ली ने छोड़ दिया था। हालांकि वाइल्ड डॉग जब घोस्ट ली को देखता है तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम पागल हो? अगर तुम मरना भी चाहते हो तो भी ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये किंगयुंग सेक्ट है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? और भले ही तुम्हारे पास 10 जीवन क्यों ना हो, फिर भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। हालांकि तभी दा हुआंग जो कि जियो फैंग के साथ बात कर रहा था, खेल रहा था, वो जैसे ही वाइल्ड डॉग को देखता है तो तुरंत ही उस पे भौंकते हुए उसकी तरफ झपट पड़ता है। ये देखकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा शॉक होता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपने वेपन निकालकर रेडी हो जाता है दा हुआंग को मारने के लिए। हालांकि उसी टाइम पे घोस्ट ली जो कि उसके सामने था, वो तुरंत ही कहता है, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे सारे हाथ पैर काट के ब्लड फॉर्जर हॉल के सामने फेंक दूंगा। ये सुनकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कहा? हालांकि वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही दा हुआंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और तुरंत ही उसे काटने लगता है। जिसके बाद जंगल की झाड़ियों से बस चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जहाँ पे वाइल्ड डॉग कहता है, बास्टर्ड, ये मेरी जांग है, मुर्गे की जांग नहीं, मुझे जाने दो, अब और मत काटो। ऐसे ही चीख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे घोस्ट ली ने तो अपने कान बंद कर लिए थे और वो जियो हुई को देखता है और इसके बाद स्माइल करता है। और इस टाइम पे 10 साल तक जियोही को न देखने के बाद जियोही थोड़ा सा बड़ा हो गया था, साथ ही उसके गले लगे हुए के कारण वो थोड़ा सा भारी भी लग रहा होता है और उसकी दोनों आंखों के बीच का एक निशान वो भी कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा था। हालांकि जियोही अपनी आदत से मजबूर वो तुरंत ही घोस्टली के सिर पे चढ़कर उसके बालों से खेलने लगता है। जिसके बाद घोस्टली उसी फॉरेस्ट के थोड़ा सा बाहर जाता है और दूर पर्वत से सामने की जगह को देखने लगता है, जो कि कभी उसका घर हुआ करता था। हालांकि उसी टाइम पे दो हांग घोस्टली के पास आ जाता है और वो काफी खुश दिखाई दे रहा था और केवल उसके पास पूंछ हिला रहा होता है, जिसपे घोस्टली दा हुआंग के सिर को थपथपाता है और उसे धीरे से खिलाता है। जिसके बाद वाइल्ड डॉग वहाँ से बाहर निकलता है, जिसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर कुछ खरोंच और काटने के भी निशान थे। और इसके बाद जब वो उसे घोस्ट ली के पास देखता है तो वो दा हुआंग से काफी डर जाता है और इसके बाद वो तुरंत ही डांटते हुए कहता है, बास्टर्ड डॉग, ये मत सोचो कि आज तुम घोस्ट ली के साथ हो तो बच गए, एक न एक दिन मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और उसकी बात को सुनकर दा हुआंग गुस्से से उसकी तरफ भौंकने लगता है और दा हुआंग की बुद्धि को देखकर वाइल्ड डॉग भी डर के पीछे हट जाता है। हालांकि इसके बाद घोस्टली जो हुई की तरफ देखता है और इसके बाद दा हुआंग के सिर को खिलाते हुए अपने स्टेक को निकालता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। और इस टाइम पे दा हुआंग भी जोर जोर से भौंक रहा होता है, जैसे कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि घोस्टली को वहाँ से और चले जाने के बाद और जियो हुई को ले जाने के बाद दा हुआंग अकेला हो गया था और बस वहाँ पे भौंक रहा था कि तभी अचानक एक व्हाइट हैंड उसके गले पर आता है और उसे खिलाते हुए कहता है, दा हुआंग क्या हुआ, आज तुम यहाँ क्यों भौंक रहे हो, या कि आज तुम यहाँ क्यों आ गए? दा हुआंग उस पर्सन को देखकर अचानक ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ये थियान लिंगर होती है जो कि शादी के बाद यहाँ से दूर चली गई थी। हालांकि तभी दा हुआंग लिंगर की तरफ देखता है और इसके बाद वापस से आसमान की तरफ देखते हुए जोर से भौंकने लगता है। तभी लिंगर अपने चारों तरफ देखती है और थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहते हैं, क्या हुआ दा हुआंग, जो हुई कहाँ है, वो आपके पास क्यों नहीं है? हालांकि दा हुआंग उसकी बात पे रिएक्ट करते हुए आसमान की तरफ भौंकने लगता है तो लिंगर आसमान की तरफ देखती है, जहाँ पे उसे केवल ब्लू आसमान दिखाई देता है। हालांकि लिंगर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक ही वो कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद किंगयुन हिल के साउथ डायरेक्शन में दिखाई जाती है, जहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ होता है जिसका नाम मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन था और यह इविल सेक्ट का हेडक्वार्टर था। और इन 10 सालों में जो इविल सेक्ट होता है उसकी जो पावर थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि उनकी फाइट गुड फैक्शंस के साथ हमेशा ही चलती रहती थी और इस टाइम पे उसने अपने इविल फैक्शन को पावरफुल बनाने के लिए घोस्ट किंग ने काफी मेहनत की थी। साथ ही घोस्ट किंग सेक्ट इविल सेक्ट के 4 पावरफुल सेक्ट में से एक थी। हालांकि उन्होंने फील किया था कि इविल सेक्ट की जो सबसे बड़ी शाखा और सबसे पावरफुल ब्रांच है वो वनडू क्लैन होती जा रही है। हालांकि इस टाइम पे घोस्ट किंग, जिसने घोस्ट किंग सेक्शन को पावरफुल बनाने के लिए काफी मेहनत की थी, उसे पता था कि उसके जो फाइटर्स हैं वो काफी पावरफुल हैं। साथ ही उनकी यंग जनरेशन में एक मिस्टीरियस पर्सन भी था जो कि घोस्ट ली था और उसे उसके क्लेन में सभी लोग काफी ज्यादा मानते थे। और साथ ही साथ घोस्ट किंग ने घोस्ट ली को नेक्स्ट सेक्ट लीडर की तरह भी देखा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लैक मार्क्स के साथ एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई जाती है जो कि यूजी होती है और इस टाइम में घोस्ट किंग सेक्ट के वो सबसे इम्पोर्टेंट रूम में होती है। और ये कमरा काफी ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि इसका जो फ्लोर होता है वो आइस का फ्लोर होता है और वो अपने सामने बुयाओ को देख रही होती है, जिसने येलो कलर के ग्रीन कलर के कपड़े
पहने हुए थे और वो इस टाइम पे काफी क्यूट लग रही थी, लेकिन बस उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हालांकि तभी यूजी के पीछे इस रूम का दरवाजा अचानक ही ओपन होता है और उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, जो सुन यूजी काफी शौक होती है, क्योंकि उसे पता था इस रूम के अंदर आने की इजाजत बहुत कम लोगों को ही है। यहाँ तक कि पूरे घोस्ट किंग सेक्ट के अंदर मुश्किल से 4 से 5 लोग ही होंगे जो इस रूम के अंदर आ सकते थे। हालांकि वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो देख सकती थी कि जियो फैंग, जिसका नाम घोस्टली है, वो उसके पीछे आ रहा था। और इस टाइम पे वो देख सकती थी कि घोस्टली का चेहरा पीला होता है और उसे अच्छी तरीके से याद था कि जब भी घोस्टली इस रूम के अंदर आता था तो हमेशा ही उसका चेहरा पीला हो जाता था। साथ ही यूजी फील करती है कि घोस्टली ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, यहाँ तक कि बुयाओ, वो केवल बुयाओ को पसंद करता है। हालांकि घोस्टली के उस रूम पे आते ही अचानक उस रूम में सन्नाटा हो जाता है और बाहरी दुनिया में घोस्टली, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है और हर जगह उसी के सामने चर्चा होते हैं, इस रूम के अंदर आकर उसे केवल यहीं पे शांति मिलती थी। हालांकि यूजी पीछे जाकर उस रूम को बंद करना चाहती थी, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि फर्स्ट एल्डर वहाँ पे खड़े हुए थे, जो कि किंग लॉन्ग होते हैं। तभी यूजी कहती है ये यहाँ कैसे, जिसपे किंग लॉन्ग उसे बताते हैं कि वो वापस आ गया है, जिसपे यूजी भी अपना सिर हिलाती है और कहती है हाँ, वो वहाँ बुयाओ से बात कर रहा है। जिसपे किंग लॉन्ग भी थोड़ा सा उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चेट केवल एक तरफा होने वाली है और यहाँ पे घोस्टली केवल खुद से ही बात करेगा, क्योंकि बुयाओ तो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। तभी यूजी कहती है जियो फैंग जब भी यहाँ पे आता है तो वो पहले यहाँ आता है। तभी किंग लॉन्ग कहते हैं थर्ड सिस्टर सेक्ट हेड घोस्ट किंग ने उसे घोस्टली नाम दिया है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उसे बुलाने के लिए इस नाम का यूज ना करो। हालांकि यूजी के फेस इंप्रेशन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता और वो कहती है लेकिन सेक्ट चीफ यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम से नहीं है। जिसपे किंग लॉन्ग कहता है ये 10 साल उनके लिए काफी भारी रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी इकलौती बेटी की याद नहीं आती, वो बस अपना दर्द छिपा रहे हैं। हालांकि तभी यूजी चुप हो जाती है और इसके बाद कहती है ब्लैक समन ट्राइब, उसकी खोज कैसी चल रही है। जिसपे किंग लॉन्ग कहते हैं ब्लैक समन ट्राइब 1000 साल पहले ही गायब हो गई और हमारे पास उनके लिए कोई भी सुराग नहीं है कि हम उन्हें कहाँ ढूंढे। हालांकि तभी यूजी उस रूम के बाहर की तरफ जाने लगती है और उसे पता था कि पूरे ही घोस्ट सेक्ट के अंदर ये इकलौता ऐसा रूम है जो कि काफी ज्यादा शांत रहता है। हालांकि तभी किंग लॉन्ग यूजी की तरफ देखते हुए कहता है बेहतर होगा कि तुम घोस्टली से दूर हो जाओ। ये सुनकर तो यूजी की पूरी बॉडी अचानक कोल्ड और कड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए किंग लॉन्ग की तरफ देखते हुए कहती है आपका क्या मतलब है। जिसपे किंग लॉन्ग उसकी तरफ नहीं देखते और कहते हैं मुझे पता है कि तुम बुयाओ के प्रति काफी गिल्टी फील करती हो, साथ ही मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिल में घोस्टली के लिए काफी ज्यादा टेंशन है। ये सुनकर यूजी कुछ नहीं कहती और अचानक ही उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती क्या तुम कह रहे हो कि मेरे दिल में वास्तव में उसके लिए फीलिंग्स है। हालांकि किंग लॉन्ग ऐसे फील करता है जैसे कि उसे ये किलिंग इंटेंट और फील ही ना हो रहा हो और वो धीरे से कहता है थर्ड सिस्टर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केवल तुम्हें ये याद कराना चाहता हूँ कि बुयाओ घोस्ट किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और घोस्ट ली के लिए भी मैंने कई सालों से घोस्ट किंग को धोखा दिया था और मैं जानता हूँ कि वो भले ही घोस्टली को अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर चुके हों, लेकिन जब वो बुयाओ की तरफ देखते हैं तो वो भी अपने दिल में कुछ कड़वाहट फील करते हैं। और इसके बाद वो यूजी की तरफ देखते हुए कहता है थर्ड सिस्टर तुम अपना ख्याल रखना। जिसपे यूजी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसपे किंग लॉन्ग केवल एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उस रूम के अंदर घोस्टली बियाओ के पास जाकर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने पीले चेहरे के साथ बियाओ की तरफ देखते हुए कहता है मैं वापस आ गया बियाओ, आज मैं एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करके आया हूँ और ये ब्लड फॉर्जर हॉल था जिससे हम स्टार्टिंग में मिले थे, क्या तुम्हें याद है। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उस आखिरी आदमी को नहीं मार पाया क्योंकि मैं वहाँ पे याद कर सकता था कि हम वहाँ मिले थे, मैं उसे नहीं मार सका। बियाओ क्या तुम मुझे इसके लिए दोस्त दोगी। जिसके बाद वो बताता है कुछ दिन पहले मैं बिग बैम्बू वैली में गया था और उसी टाइम पे मैं जियो हुई को वहाँ से वापस ले आया, क्या तुमने जियो हुई को देखा है, ये वो बंदर है जिसे मैंने पाला था। मैं जब उस बैम्बू फॉरेस्ट में गया था तो क्या तुम्हें पता है कि मैंने वहाँ क्या देखा, वहाँ पे वो बांस का टुकड़ा जो जमीन पे गिरा हुआ था वो अभी भी वहीं पे पड़ा है। बियाओ क्या तुम्हें याद है, वो वही बांस का टुकड़ा है जिसपे हम दोनों बैठा करते थे। बियाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। और इतना कहते कहते जियो फैंग का जो गला होता है पूरी तरीके से भर जाता है और उसकी सिसकियां और घुटन की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें घोस्ट किंग दिखाया जाता है जो कि आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके बाल सफेद हो गए होते हैं। जिसके बाद वो इधर उधर देखते हुए अजीब तरीके से स्माइल करता है और कहता है मैंने बहुत दिनों से आईना नहीं देखा और आज जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मेरे सफेद बाल काफी बढ़ गए हैं। तभी उसके पीछे घोस्टली बिना किसी फेस इंप्रेशन के कहता है मुझे लगता है आप काफी ज्यादा टेंशन में है। इस टाइम पे मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन के अंदर एक छोटी सी झील के बीच में एक पवेलियन सा बना हुआ होता है जिसके बीच में एक वुडन ब्रिज था और इस टाइम पे घोस्टली और घोस्ट किंग दोनों उसी पवेलियन के ऊपर खड़े हुए थे। तभी घोस्ट किंग अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहता है मैंने कैंगसोंग माउंटेन की आपकी हाल ही की जर्नी के बारे में सुना, हालांकि आपने ब्लड फॉर्जर हॉल को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि लास्ट पर्सन ने सरेंडर नहीं किया था और वो वाइल्ड डॉग था,
लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, क्या कोई बात है? जिस पे घोस्ट ली घोस्ट किंग को देखता है और वो इस टाइम पे शांत होता है, जिसके बाद वो कहता है ये सही है। तभी घोस्ट किंग स्माइल करता है और इसके बाद घोस्ट ली से कहता है पास्ट में तुमने जब भी किसी के ऊपर अटैक किया तो तुमने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, ना ही किसी पे तुमने दया दिखाई, फिर तुमने उस पर्सन को क्यों छोड़ दिया? जिस पे घोस्टली थोड़ी देर तक चुप रहता है और इसके बाद कहता है ब्लड फॉर्जर हॉल पहले ही काफी ज्यादा गिर चुका है, लेकिन 800 साल पहले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि घोस्ट किंग जो कि वहीं पे खड़ा था वो इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता और ना ही ये दिखाता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। और काफी देर बाद वो बोलता है क्या आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपके हाथ का मैजिकल वेपन होना चाहिए, वो ब्लड सकिंग ऑर्ब, वो एल्डर ब्लैक हार्ट का ही अवशेष कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि ब्लड फॉर्जर हॉल और आपके बीच में यही एक रिलेशन है। और इसके बाद घोस्ट किंग मुड़ता है और घोस्टली की तरफ देखता है और घोस्टली घोस्ट किंग की तरफ देखता है। हालांकि घोस्टली इस टाइम पे उदास होता है जबकि घोस्ट किंग काफी शांत। जिसके बाद घोस्ट किंग हंसते हुए कहता है हाल ही में मैंने सुना है बेस्ट डायरेक्शन में एक रेयर ट्रेजर अपीयर होने वाला है, क्या आप जानते हैं? जिसपे घोस्टली सिर हिलाते हुए कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। जिसपे घोस्ट किंग कहता है मैंने सुना है न केवल गुड फैक्शन के लोग झुंड बनाकर वहाँ जा रहे हैं बल्कि बांडू क्लेन हे हुआन सेक्ट वो लोग भी अपने पावरफुल लोगों को एक्शन लेने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। जहाँ तक चांग सेंग हॉल का बात है तो उनका तो मेल हॉल ही वहाँ पे है, इसलिए वो इस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो 3 नाम मैंने बताए बांडू क्लेन हे हुआ सेक्ट और चांग सेन हॉल, ये इविल सेक्ट की 3 ब्रांचेस है और चौथी अपना घोस्ट किंग सेक्ट। जिसके बाद घोस्टली की तरफ देखते हुए कहता है तुम क्या सोचते हो? जिस पे घोस्टली तुरंत नहीं बोलता। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद वो कहता है क्योंकि हमने ब्लड फॉर्जर हॉल को कंट्रोल कर लिया है और सेक्ट की 4 पावरफुल ब्रांचेस में से अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो ब्लड फॉर्जर हॉल लास्ट एक ब्रांच थी जिसके स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद थी, जिसे हमने तोड़ दिया है। जिस पे घोस्ट किंग स्माइल करते हुए कहता है ये सही है। तभी घोस्टली कहता है इविल फैक्शन में ये हमेशा से एक टकराव रहा है क्योंकि चारों ब्रांचेस इस फैक्शन को संभालना चाहती हैं। हालांकि पास्ट में गुड फैक्शन के खतरे के कारण उन्होंने एक साथ लड़ने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन ये टाइम अब पहले जैसा नहीं है और मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे अपनी पावर को शो करने के लिए चारों ही ब्रांचेस के बीच में एक फाइट हो सकती है और इस टाइम पे हम नहीं जानते कि कौन जीतेगा और कौन पहला स्टेप आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर घोस्ट किंग स्माइल करता है और ताली बजाते हुए कहता है बहुत अच्छे। और इसके बाद कहता है घोस्टली इन 10 सालों में न केवल तियानसू का 2nd वॉल्यूम पास किया है बल्कि आपने अपने लाइफ में काफी सारी नॉलेज, स्ट्रेटजीज और डिसीजन लेने के लिए खुद को काफी अच्छा कैपेबल बनाया है और काफी ट्रेन किया है। और इसके बाद घोस्ट किंग स्माइल करते हुए घोस्टली की तरफ देखता है और इस टाइम पे वो ऐसे उसे देख रहा होता है जैसे कि वो काफी कीमती चीज को देख रहा हो जिसे उसने खुद रेडी किया हो। साथ ही वो काफी ज्यादा प्राउड भी अपने आप पे फील कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है तुमने कुछ सालों में अपनी पावर को जैसे बढ़ाया है और जो टैलेंट शो करके दिखाया है वो तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा था। मुझे लगा था कि आपको इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 30 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि आपने केवल 10 सालों में ही इन सभी अचीवमेंट्स को पा लिया है। ये सच में काफी रेयर है। हालांकि घोस्ट किंग काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है लेकिन घोस्टली के चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती, ना ही वो खुश होता है। हालांकि घोस्टली इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता घोस्ट किंग, क्योंकि उसने इन वर्षों में देखा था कि झांग जियाओ फैन से लेकर घोस्टली तक के सफर में उसकी पूरी सिचुएशन बदल गई थी और उसने देखा था कि प्रेजेंट टाइम का घोस्टली पास्ट का जियो फैंग नहीं है। हालांकि तभी घोस्ट किंग कहता है तो आपको क्या लगता है, क्या हमें पहले अटैक करना चाहिए या चुपचाप वेट करना चाहिए? हालांकि घोस्टली बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है हमें उन पे स्ट्राइक करनी चाहिए। जिस पे घोस्ट किंग कहता है अच्छा तो फिर आपको क्या लगता है हमें किस ब्रांच से सबसे पहले निपटना चाहिए? जिस पे घोस्टली कहता है चांग सैन हॉल। ये सुनकर घोस्ट काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन वो तुरंत ही कहता है ऐसा क्यों? जिस पे घोस्टली कहता है प्रेजेंट टाइम पे घोस्ट किंग सेक्ट और बांडू क्लेन यही 2 सबसे पावरफुल क्लेन है। जिसके बाद हे हुआन सेक्ट और चांग सेंग हॉल दूसरे पोजीशन पे है। हालांकि हे हुआन सेक्ट हमेशा ही कम इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन चांग सेंग हॉल के जो लीडर है युआंग जी, हालांकि उनकी स्किल तो काफी हाई लेवल की है लेकिन वे काफी ज्यादा ईगोफुल है और वो अपने आप को इविल फैक्शन का लीडर मानते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उसी को टारगेट में लेना चाहिए क्योंकि उस इडियट से डील करना काफी इजी होगा। जिस पे घोस्ट किंग स्माइल करते हुए कहता है ये ठीक है, तो अगर आपको लीड करने को कहा जाए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस पे घोस्टली स्माइल करते हुए कहता है ये सबसे अच्छा चांस है क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में एक ट्रेजर अपीयर होने वाला है और युआन जी वहाँ पे जरूर जाएगा और साथ ही साथ गुड फैक्शन के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम केवल गुड फैक्शन और चांग सेंग हॉल के बीच की फाइट का वेट करेंगे और दोनों ही ग्रुप के इंजर्ड हो जाने के बाद हम अपनी चाल चलेंगे और इसके लिए हम बांडू क्लेन और हे हुआन सेक्ट के साथ हाथ मिलाएंगे। और मुझे लगता है कि उस पर्सन को नीचे गिराने के लिए वे लोग बिल्कुल भी इस
ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे, जिससे ये फाइट 100% सक्सेसफुल होगी। ये सुनकर घोस्ट किंग कुछ भी नहीं कहता, बस वो घोस्ट ली की तरफ देखता है। तभी घोस्ट ली घोस्ट किंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही है? जिसपे घोस्ट किंग अचानक ही खुद को कंट्रोल करता है और उसके बाद घोस्ट ली की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, जो आपने अभी कहा मैंने भी वही सोचा था। जिसपे घोस्ट ली अब और कुछ नहीं बोलता। तभी घोस्ट किंग कहता है, तुम 2 दिन तक वेट करोगे और इसके बाद तुम और 2 दिन बाद तुम बेस्ट डायरेक्शन की तरफ उस ट्रेजर के लिए जाओगे। और उसके बाद वो एक सील पैक्ड लेटर निकालता है, जो कि वो घोस्टली की तरफ देते हुए कहता है, मैंने इस लेटर में बाकी सब कुछ लिख दिया है और उस डायरेक्शन में पहुंचने के बाद घोस्ट किंग सेक्ट के सभी लोग आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। घोस्टली तुरंत उस लेटर को लेकर अपनी चेस्ट के अंदर रख लेता है और उसके बाद मुड़कर जाने लगता है कि तभी घोस्ट किंग कहते हैं, अभी भी एक बात और है। जिसपे घोस्टली रुक जाता है, हमारे बीच आप अभी भी हमारे होली सेक्ट को इविल सेक्ट के तौर पर क्यों एड्रेस करते हैं, यानी इविल सेक्ट क्यों कहते हैं? जिसपे घोस्टली चुप होते हुए कुछ देर तक सोचता है और इसके बाद कहता है, मैं 10 साल से इस सेक्ट में शामिल हो गया हूँ। यहाँ हर रोज एक खून की बैटल होती है, हर कोई एक दूसरे को पीछे करने के लिए साजिशें करता है और एक दूसरे को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इसे होली सेक्ट का हूँ? जिसपे घोस्ट किंग हंसते हुए कहता है, तो फिर जिस सेक्ट से तुम आए हो वो कैसा है? ये सुनकर घोस्टली की बॉडी कांपने लगती है और इसके बाद वो कहता है, गुड फैक्शन ने जो भी इविल काम किए वो इविल सेक्ट से काफी बेहतर थे, काफी बेहतर नहीं थे। जिसपे घोस्ट किंग कहता है, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर आपके दिल में क्या है? गुड के तौर पे आप किस चीज को अच्छा मानते हैं? जिसपे घोस्टली कुछ भी नहीं कहता और आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, मुझे नहीं पता। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना और इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा Q&A